हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, पॉलिटी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनालाइज किया हो तो इस बार जो भी 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपके पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे आपके पास बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ है, यूपी का पीसीएस हुआ है, राइट, ये जो भी एग्ज़ाम हुए उन सब में पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया, राइट। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या याद रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं याद रखना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमें ये बात याद रखना कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं ये आपके पास दो टाइप्स ऑफ कमिटीज होगी। एक आपके पास आएगी परमानेंट कमिटीज और एक आपके पास आएंगी टेम्परेरी कमिटीज। अब ये जो परमानेंट कमिटीज है इनको स्टैंडिंग कमिटीज भी बोला जाता है, और जो टेम्परेरी कमिटीज है इनको आप एडहॉक कमिटीज के नाम से भी जानते हो, राइट। तो अब इसके बारे में अगर बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटी, अब कमिटी इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री कमेटी जब वो मीट करती है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है? एक तो ये जो कमेटी जो होगी ये अपॉइंटेड बाय द हाउस होगी, इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द हाउस। जो हमारे पास दो हाउसेज है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, या फिर नॉमिनेटेड होगी बाय द स्पीकर और चेयरमैन। जो स्पीकर और चेयरमैन जो है दैट मीन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है हमारे पार्लियामेंट के, उनके द्वारा नॉमिनेटेड होगी, या फिर अपॉइंटेड और इलेक्टेड होगी बाय द हाउस। वी कैन से अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। और ये कमेटी क्या करती है? अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, ये बात याद रखना, स्पीकर की डायरेक्शन के अंडर काम करती हैं। और ये कमिटीज का काम क्या होता है? जब भी ये रिपोर्ट करेंगी अपने, मतलब कि जो भी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगी किसको? टू द हाउस और द टू द स्पीकर और चेयरमैन। दैट मीन्स कि जिसने भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है उसको ये क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। एंड ये क्या बोलता है, यहाँ पे बोला गया कि हर एक पार्लियामेंट कमेटी का क्या होगा? एक सेक्रेटेरिएट होगा, जिसको प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और राज्यसभा। सेक्रेटेरिएट मतलब एक सेक्रेटरी होते हैं जो आपके पास आईएएस कैडर के मेंबर्स होते हैं, आईएएस जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, राइट। जो जनरली वही हमारी सारी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, जो ये हमारे आईएएस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन कमिटीज का मेंशन है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में मेंशन करते हैं इन कमिटीज के बारे में डिफरेंट प्लेसेस में। बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो है रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शन एटसेट्रा ये बात नहीं करी गई है। इनके बारे में जो बात की जाती है वो रूल्स ऑफ टू हाउसेज में बात की जाती है, तो ये बात भी याद रखना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कंसल्टेटिव कमेटी की। अब कमेटी, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कंसल्टेटिव कमेटी, तो ये जनरली क्या करती है? इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, क्योंकि ये कंसल्टेटिव का काम करती है। आपको पता ही होता है कंसल्टेंट जो होते हैं, ठीक है। तो ये अब इस कमेटी में क्या होगा, याद रखना, इस कमेटी में आपको दोनों हाउसेस के मेंबर मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से आपको मेंबर मिलेंगे। वहीं पे बोला गया मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द कमिटी होंगे कंसर्न्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ दैट मिनिस्टर, ठीक है। जिस भी, मतलब कि जिस भी मिनिस्ट्री की ये कमेटी होगी उसका मिनिस्टर जो होगा वो इसका चेयरमैन होगा। और ये जो है कंसल्टेटिव कमेटी जो है एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेंबरशिप जो होती है इस कमेटी की वॉलंटरी होती है एंड मे वेरी, और मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो 30 तक होते हैं एंड मिनिमम जो होते हैं 10 होते हैं। अब ये जो कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है, अब ये कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है ये क्या करती है? ये जो कॉन्स्टिट्यूट होगी ऑन दी कमेंसमेंट, मतलब जब भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, एंड वैसे ये डिसॉल्व हो जाएगी जब आपके पास लोकसभा का टेन्योर जो है खत्म हो जाएगी, या फिर लोकसभा जो है डिसोल्यूशन हो जाएगी, राइट। तो अभी हमने देखा कि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं ये आपके पास, अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप्स की होती हैं? ये आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट होती है नेचर में, एडहॉक होती है टेम्परेरी नेचर में। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है
कि मतलब स्टैंडिंग कमेटी एक बार कॉन्स्टिट्यूट होगी तो इसका पूरा टेन्योर होगा, कि मतलब जब तक इसको जो है पूरा टेन्योर बता दिया जाएगा कि इतने टाइम के लिए काम करेगी। बट एडहॉक कमेटी का ऐसा काम नहीं होता। ये क्या होता है कि इसको एक फंक्शन जो है, एक टास्क असाइंड किया जाता है। अब जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो गया, मान लो अगर वो टास्क कंप्लीट हो गया विद इन 2 मंथ्स, तो ये 2 मंथ के बाद ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट स्टैंडिंग कमेटी के केस में यहाँ पे टेन्योर फिक्स होगा, यहाँ पे बोल दिया कि 2 साल तो 2 साल के लिए रहेगी, यहाँ पे बोल दिया 1 ईयर तो 1 ईयर के लिए रहेगी, यहाँ पे बोल दिया 4 ईयर तो 4 ईयर के लिए रहेगी, राइट। ये सारे ये डिफरेंस इसमें मेनली डिफरेंस होता है। तो अब स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें तो आपके पास सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज में फाइनेंशियल कमेटी की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कमेटी की बात करूं तो यहाँ पे फाइनेंशियल कमिटीज भी 3 टाइप्स की होती है। एक आपके पास आएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड इज योर एस्टिमेट कमेटी, और थर्ड आपके पास आती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो देखो सबसे पहले इसका जो मेंशन किया गया था वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था, राइट। वहीं से ये एग्जिस्टेंस पे आई थी 1921 में फर्स्ट टाइम, राइट। अब ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये कंसिस्ट करती है टोटल 22 मेंबर्स इसमें होते हैं। टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और याद रखना ये देखो इलेक्टेड मेंबर्स है, और 7 मेंबर जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे, इलेक्टेड होंगे। और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि जो भी मिनिस्टर जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते इस कमेटी के इलेक्शंस के लिए। इसका जनरली काम क्या होता है, देखो पब्लिक अकाउंट की कमेटी, अब क्या होता है कि जैसे बजट आता है, हर साल बजट आता है, तो हर एक मिनिस्ट्री बोलती है मेरे को इतना फंड चाहिए, मेरे को इस स्कीम के लिए मेरे को इतनी फंडिंग की जरूरत है, मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस कमेटी का काम क्या होता है। फिर एक ऑफिसर है यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, काइंड ऑफ सीए होता है। और सीए क्या की अगर बात करें वो सारा क्या करता है, ऑडिट करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। तो अब ये क्या करती है, जो ये कैग अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, इस कैग की रिपोर्ट को ले डाउन करेगा बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के उधर करेगा। तो अब पार्लियामेंट में जब करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, अब ये कमेटी जो है, ये जो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी गई इसको एग्जामिन करेगी, एनालाइज करेगी, और उसके बेसिस पे क्या करेगी, ये अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। फिर ये उस रिपोर्ट के बेसिस पे, उस एनालिसिस के बेसिस पे क्या करती है, जनरली सजेशन देती है, एडवाइस देती है। तो ये एडवाइजरी बॉडी है, कमिटी जो है ये एडवाइजरी है, बट हाँ ये क्या करेगी, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी, राइट। तो ये याद रखना। अब यहां से ये याद रखना कि इसका जो चेयरमैन होता है अपॉइंटेड बाय द स्पीकर होता है, एंड चेयरमैन जो होता है वो इनवेरिएबली फ्रॉम अपोजिशन, मतलब अपोजिशन से होगा, किसी भी हाउस से हो सकता है, इधर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, राइट। देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसका डिसीजन जो होता है एडवाइजरी होता है नेचर में, तो ये भी आप देख सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमेटी हमारे पास आएगी दैट इज एस्टिमेट्स कमेटी। अब एस्टिमेट्स कमेटी क्या होता है कि ये जनरली जो, अब मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें इतनी फंडिंग चाहिए जी अपने मिनिस्ट्री के लिए, हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये स्कीम लॉन्च करी है, उसके लिए हम इतना फंडिंग चाहते हैं। तो ये क्या करेगी, अब उस फंडिंग को एस्टिमेट करेगी। इसका काम क्या है, एस्टिमेट करना। तो यहाँ पे याद रखना, देखो जैसे हमने पब्लिक कमेटी में बात करी, अकाउंट्स कमेटी में बात करी, उसमें कितने मेंबर्स थे, टोटल 22। उसमें हमने बात करी 15 और 7, 15 मेंबर जो थे लोकसभा से थे, 7 मेंबर जो थे वो राज्यसभा से थे, राइट। यही बात करी। अब एस्टिमेट कमेटी में इसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, और ये 30 के 30 मेंबर जो होंगे इलेक्टेड होंगे बाय द लोकसभा, और ये कहाँ हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। दैट मीन्स कि इसका जो टेन्योर होता है 1 ईयर का टेन्योर होता है। तो अल्टीमेटली इसके मेंबर बनने के लिए भी एक कोई भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता, इसका टर्म भी 1 ईयर होता है। चेयरमैन जो होता है इसका अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, और ये जनरली रूलिंग पार्टी से ही होता है। तो पर्पस की यहाँ पे बात करूं,
इसका मेन पर्पस क्या था? तो यहाँ पे बोला गया टू रिपोर्ट बट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि मतलब इसका सारा एस्टिमेट करना कि कहाँ पे क्या है, फिर उसके बेसिस पे ये क्या करेगी, ये भी एडवाइज करेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब आपके पास आ गई पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब देखो ये कमेटी जो क्रिएट की गई थी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये भी क्या करता है, इसके भी 22 मेंबर्स होते हैं टोटल, 7 और 15 की रेशो में। 15 इज फ्रॉम लोकसभा एंड 7 इज फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, और ये सारे के सारे मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। और यहीं पे सेम बात बोली गई कि मिनिस्टर जो होगा वो एलिजिबल नहीं होगा इलेक्शंस के लिए, इसका टर्म भी 1 ईयर होगा। एंड चेयरमैन जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। और यहाँ पे भी इसको कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर अपॉइंट करता है। तो अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि इसके नाम से ही आपको शो हो रहा है पब्लिक अंडरटेकिंग, तो अल्टीमेटली ये क्या करती है, एग्जामिन करती है जो रिपोर्ट्स एंड अकाउंट जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उनकी बात करते हैं। टू एग्जामिन द रिपोर्ट इफ एनी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंडरटेकिंग्स है, राइट, उनके सारे रिपोर्ट्स को ये क्या करता है, इस कमेटी का काम क्या है कि एग्जामिन करेगी। अब यहाँ पे मेन सीधी सी बात पे आता हूं कि इस कमेटी की अगर बात देखें तो ये भी क्या है, आपके पास एडवाइजरी है इन नेचर में, बट इसके जो भी होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, जो भी इसकी एडवाइस जो होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ ऑल दी अबव कमिटी, चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, चाहे वो एस्टिमेट कमेटी है, वो इलेक्टेड होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बात याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टीज के मेंबर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो है हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो ये याद रखना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको क्या मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड जो है, इलेक्शन मेथड जो है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हमने कहां से बोरोड किया है, राइट। तो ये आप मेरे को कमेंट पे बताओगे, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास डिपार्टमेंटल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। अब इसके नाम से ही आप समझ गए कि मतलब ये डिपार्टमेंट्स की बात कर रही है, कि जितने भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स है उनकी बात कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है। तो सबसे पहले जो ये दैट मीन्स अगर मैं फुल फ्लेजेड की बात करूं, तो फुल फ्लेजेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो अप्रैल 1993 में आई थी, जब इस टाइम पे 17 कमिटीज थी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आपको 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज मिलेंगी। तो ये बात भी याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रेजेंट डे में कितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आपके पास है। तो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है, जिसमें से 8 जो है वो राज्यसभा के अंडर है और 16 जो है वो लोकसभा के अंडर है। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है, जिसमें से 8 राज्यसभा की हैं और 16 जो है लोकसभा की है। अब आपको 8 की 8 याद, सॉरी ये 24 की 24 याद नहीं होंगी, मेरे को भी याद नहीं होंगी, मैं सीधी सी बात बोलता हूं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, जो इजी है, हमें क्या करना है, ये राज्यसभा की जो 8 कमिटीज है एक बार इनको याद कर लो और एक बार गो थ्रू हो जाओ लोकसभा की कमेटी से, क्योंकि यहाँ पे बैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमें 8 याद होंगी तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला गया कि अब ये डिपार्टमेंटल कमिटीज का जो फंक्शन है ये क्या करती है, वर्क करती है ऑन ग्रांट रिक्वेस्ट पे फ्रॉम द रेलिवेंट मिनिस्ट्री। मतलब जो ये ग्रांट करती है, मतलब ये पैसे मांगती है कि हमें इतना पैसे ग्रांट कर दो, ठीक है, उस पे। बट ये रिप्रेजेंट नहीं करती एनी काइंड ऑफ कट मोशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट मोशंस होते हैं, जैसे पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, राइट,
तो ये कुछ होते हैं आपके पास, ये आप देख सकते हो, ठीक है। They examine the bills of the ministry for the ministry in question and they work on the ministry's yearly reports, और ये yearly reports पे काम करती हैं। हम सीधी सी बात आते हैं 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज पे। अब हमें क्या याद रखना है, ये कमिटीज अंडर राज्यसभा, हमने बोला कि 8 कमिटीज है राज्यसभा के अंडर और 16 कमिटीज है आपके पास लोकसभा के अंडर, तो जो फिर टोटल कितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज आ जाती है 24। हमें याद रखनी है कौन सी, राज्यसभा की याद कर लो, जो भी आपको इजी लगता है, मेरे कहने से नहीं, मतलब जो भी आपको इजी लगता है। मैंने 8 की 8 ये जो है राज्यसभा की याद करी है। तो यहाँ पे देखो, कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, CHAHR, चाहर, कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये आ गई 3 कमिटीज, ये आ गई। IST, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसी में आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म, HF, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म, HF, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड लास्ट आ गया लॉ एंड जस्टिस, L&J, लॉ एंड जस्टिस। ये 8 कमिटीज हैं। कौन कौन सी, फिर से रिपीट करते हैं, कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ट्रांसपोर्ट टूरिज्म, हेल्थ, टूरिज्म एंड कल्चर आ गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आ गया, ठीक है। एंड लास्ट बच गया आपके पास पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, राइट। तो ये 8 कमिटीज है जो किसके अंडर है, राज्यसभा के अंडर है। बट हम एक बार गो थ्रू होंगे किसके अंडर, जो लोकसभा की कमिटीज है, जैसे कि लोकसभा में आ गई एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। यहाँ पे देखो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी, राज्यसभा के अंडर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आ गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, कमिटी ऑन डिफेंस, कमिटी ऑन एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS सिस्टम जो बात करते हैं, कमिटी ऑन लेबर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट, कोल एंड स्टील, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करी गई। देखो यहाँ पे बात करी गई लोकसभा में, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करी गई, बट यहाँ पे राज्यसभा में हमने बात करी है लॉ एंड जस्टिस की, LJ, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब इसमें देखो, इसके बाद आपको स्टैंडिंग कमिटीज में क्या याद रखना है कि अब इस कमिटी में कंसिस्ट ऑफ नॉट, ना तो 45 मेंबर से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, मतलब 45 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी आपकी 45। तो यहाँ पे बोला गया 30 टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, यहाँ पे जो मेंबर्स की जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, जिसमें से 30 जो होंगे नॉमिनेटेड होंगे बाय द स्पीकर, जो लोकसभा के मेंबर में से नॉमिनेट किए जाएंगे, एंड 15 जो होंगे वो चेयरमैन करेगा राज्यसभा के मेंबर में से, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, मिनिस्टर जो होगा वो नॉट एलिजिबल होगा टू दी नॉमिनेटेड ऑफ दिस कमिटीज, और इनका इस कमिटी का, इन कमिटीज का जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर होता है। अब विद रेफरेंस टू द मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स अंडर देयर प्रीव्यू, द फंक्शन ऑफ दिस कमिटीज जो होते हैं वो क्या है, ये क्या करती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये आप जब बजट करते हो पॉलिटी में, जब आप बजट पढ़ोगे तो उसमें आए डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स की बात करते हैं, ठीक है। आप इंटीरिम बजट की बात करते हो, राइट, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स रेफर्ड बाय द चेयरमैन राज्यसभा और द स्पीकर लोकसभा एज द केस में बी, एंड कंसीडरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, उस पे बेसिस पे हर एक मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट्स आएगी उसकी, एंड कंसीडरेशन ऑफ नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द हाउस एंड रेफर टू द कमिटी बाय द चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा एज द केस में बी, राइट। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात करूं कि ये जो आपके पास डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी जो है, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर को नहीं कंसीडर करेंगी, ये कंसीडर करेंगे जो एनुअल मैटर है,
ठीक है। द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम इज अ पाथ ब्रेकिंग इंडेवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सर्विलेंस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कितना वहां पे सोशल जस्टिस के अंडर कितना वहां पे बजट हुआ, राइट, कितना बजट एलोकेशन दी उन्होंने, क्या वहां पे फंक्शनिंग करी, वो सारा ये चेक करती है। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करेगी कि हाँ आज आप ये करो, आज ये आप करो, ये देखेगी कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, राइट। तो ये याद रखना, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद कमेटी टू इंक्वायर से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।